हेलो एवरीवन। अब हम लोग आगे सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने। क्या क्वेश्चन है? ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ कितना है उसका? एल है। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास ऑफ एम है और लेंथ ऑफ एल है। इट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। एक इंपल्स अप्लाई होता है। एन इंपल्स इज अप्लाइड टू इन बी परपेंडिकुलर टू द रॉड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस पे ऐसे जा रहा है और रॉड के कैसा परपेंडिकुलर है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल p एट ए डिस्टेंस l बाई 6। मेरे पास एक रॉड ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां से। ये a है और ये कौन सा है? b है। इसकी लेंथ ऑफ l है। अब क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ ए पार्टिकल p है कोई जिसकी डिस्टेंस कहां पे l बाई 6 फ्रॉम द सेंटर से l बाई 6 है और कैसा है? फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स ऑफ a की डायरेक्शंस पे है। ये पॉइंट ऑफ सेंटर है और इस पॉइंट पे ऑफ पॉइंट ऑफ P है जिसकी डिस्टेंस ऑफ यहां से यहां तक कितनी हमारे पास L बाई ऑफ 6 है। इस तरह से क्वेश्चन पे गिवन है। ठीक, तो अब क्या बोला है? ए ऑफ द रॉड आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू कितना? पाई एम एल बाई ऑफ 12J के बाद बोला है। ठीक, एक इंपल्स आके लग रहा है पॉइंट ऑफ में, कहां पे? बी वाले पॉइंट पे। तो एक चीज आप समझने की कोशिश करो, कभी भी अगर ऐसा हुआ है एनी टाइम ऑफ वाले में, ऐसा अगर कोलिजन ऑफ हुआ है तो मेरे पास अगर सेंटर ऑफ मास पे, तो ये इंपल्स जो जे है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे ऑफ कोलाइड किया है तो ये मेरे पास ट्रांसलेशन प्लस ऑफ क्या प्रोवाइड करवा के देगा? रोटेशनल देगा। तो अब देखो इस पूरे फॉर्मेट में समेशन ऑफ फोर्स की भी वैल्यू जीरो और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो है। तो अगर दोनों जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और लीनियर मोमेंटम भी। तो इस हिसाब से मैं इस पे पहले ही वाली केसेस में इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम ऑफ टी के बाद उसकी स्पीड ही तो बोला है। तो अगर ये कोलिजन ऑफ होगा तो आप देखो कुछ टाइम के बाद ये रोड ऑफ आगे बढ़ेगा अपनी पोजीशन से और कुछ इस तरह से होगा। ठीक, किसी एंगल को अचीव कर रहा होगा और वो एंगल कौन सा होगा? मुझे थीटा होगा। और थीटा की वैल्यू ऑफ कितना होगा? ओमेगा इंटू टी। और पार्टिकल ऑफ पी, अब देखो अगर ये कोलिजन हुआ है तो इसकी बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन सा? किसी वेलोसिटी को अचीव करेगा, तो ये तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। ट्रांसलेशन वेलोसिटी में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर बॉडी रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो एक चीज आप समझने की कोशिश करो कि वो रोटेशन हो सकता है इस डायरेक्शन पे जाए। मेरे पास, मैं इसको एक ढंग से ही बना देता हूँ, थोड़ा सा इस पे इम्प्रूवमेंट करते हुए मैं दूसरे टाइप की बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा इस पे इम्प्रूवमेंट देते हैं। तो देखो जैसे ये कोलिजन ये हुआ तो पॉइंट ऑफ पी कैसा जा रहा होगा? इस साइड से जा रहा होगा। तो ये लगभग लगभग कुछ इस तरह से करते हुए घूमते हुए चला जाएगा। तो ये अपनी इस पोजीशन से कितना ऑफ टाइम पे मेरे पास थीटा ऑफ एंगल बनाएगा। अब इसका जो पॉइंट ऑफ पी है, ये पॉइंट ऑफ पी है, ये पॉइंट ऑफ इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के साथ वेलोसिटी ऑफ कौन सा जा रहा होगा? VCOM जा रहा होगा, क्योंकि इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं। अगर इस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कैसा? इस रोटेशंस के कारण ये थीटा ऑफ एंगल रोटेट कर चुका होगा, तो इसके कारण जो इसकी वेलोसिटी ऑफ दिखेगी हमेशा रॉड के कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। और ये डायरेक्शन ऑफ इधर होगा और ये वैल्यू ऑफ कितना है? ए पॉइंट पी से लेके पॉइंट ऑफ सी तक की जो डिस्टेंस है ये ओमेगा इंटू एल बाई ऑफ कितना जाएगा? 6 जा रहा होगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन में यही बोला है कि जब टाइम की वैल्यू ऑफ कुछ हो जाए तब की केसेस में कितना होगा? तो अब जो ये एंगल है ये तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो थीटा कितना चेंजेस हो रहा है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम के फॉर्मेट में। तो मुझे तो पहले क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि वहां से थीटा भी मिल सकता है, तो ओमेगा और टी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के और ये मेरे पास जो बॉडी के रोटेशंस के कारण आ रहा है, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां से कैलकुलेट कर सकता हूं? मोमेंटम कंजर्व करके। तो P इनिशियल इज इक्वल टू कितना लिख दिया? P फाइनल लिख दिया। इनिशियल ऑफ में मैं अगर बात करूं तो इनिशियल वाली केसेस में सिर्फ इंपल्स मोमेंटम ऑफ J है और फाइनल वाली केसेस में मेरे पास मास ऑफ, मेरे पास किसका? रॉड का। और वेलोसिटी ऑफ उसका सेंटर ऑफ मास का है। तो जहां से मुझे ये समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है वो J बाई ऑफ कितना हो गया है? M हो गया है। ठीक है, और उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, तो L इनिशियल और L फाइनल हुआ। ठीक,
तो एल इनिशियल की जो वैल्यू बात की जाए तो ये मेरे पास कितना होगा, यहाँ से इम्पल्स मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जे इनटू कितना हो जाएगा एल बाई ऑफ 2। और फाइनल वाली केसेस में अगर बात की जाए तो फाइनल वाली केसेस में मेरे पास कितना होगा, एम इंटू एल स्क्वायर बाई ऑफ 12 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा, इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो एल में से एल ऑफ क्या हो गया कैंसिल, और 2 इससे कैंसिल आउट हुआ तो 6। तो जो ओमेगा की वैल्यू दिखेगी वो 6j अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू कितना हुआ एल हुआ। ठीक, अब ये चीज हुआ, तो अब मुझे पहले थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना रोटेट कर चुका होगा, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये चीज देखना है। तो थीटा की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वर्टिकल पोजीशन से कितने एंगल पे आ चुका है, तो ओमेगा की वैल्यू है 6j अपॉन ऑफ m इंटू एल, और टाइम की वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है पाई इंटू कितना m इंटू एल अपॉन ऑफ 12j, j से j कैंसिल, और ये 6 ऑफ कितना हुआ 2, और ये m कैंसिल और l कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 2। मतलब कुछ देर के बाद ये रॉड कुछ इस तरह से मुझे उतने टाइम के बाद दिखेगा, ये थीटा की वैल्यू ऑफ कितना हो गया है पाई बाई 2 हुआ। तो ये पॉइंट ऑफ जो p है इसका, तो इसका जो पॉइंट ऑफ P है हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ हमारे पास कैसा चल रहा होगा, इस डायरेक्शन पे इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ रही होगी, इस डायरेक्शन में इसके सेंटर ऑफ मास की आ रही होगी, और ये ओमेगा इंटू एल बाई ऑफ 6 नीचे साइड होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि जे बाई कितना है एम है, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना है मैं पुट करूं तो यहाँ पर से इसकी ट्रांसलेशन ऑफ वेलोसिटी के लिए फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना है 6j अपॉन एम एल इंटू एल बाई ऑफ 6, और 6 कैंसिल और एल कैंसिल, तो j बाई ऑफ कितना हो गया m हो गया। ठीक, तो अब दो वेलोसिटी मिल रही है हमारे पास, कितनी मिल रही है पॉइंट ऑफ P पे, दो वेलोसिटी मिल रही है, एक इस डायरेक्शन में j बाई ऑफ m है और एक इस डायरेक्शन में j बाई ऑफ m है। ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का है, और ये कितना है ओमेगा इंटू एल बाई 6 की है। अब दो वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ j बाई ऑफ m होगा। और अगर आपको भूलता है तो आप ये देख लो कि पैरेललोग्राम एडिशन लॉ आप अप्लाई कर लो, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर के बीच का ऑफ जो एडिशन होगा वो हमारे पास कितना होता है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इंटू कौन सा होता है कॉस थीटा, जहां से थीटा की वैल्यू ऑफ 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू ऑफ हमारे पास कितना दिखा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू 0 हुआ, जहां पर से हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू ऑफ सेम दिखती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ मेरे पास a प्लस ऑफ a, जहां से स्क्वायर रूट 2a हो गया। तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास देखने को मिली है। ठीक है, तो यहां पर से ये आंसर ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास स्क्वायर रूट j बाई ऑफ m हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसके बाद चलते हैं, जो हमारे पास कितना है ये 52 नंबर। ठीक है, 52 नंबर में क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ ए व्हील रोलिंग विथआउट स्लिपिंग इन अ प्लेन सरफेस मूव विथ स्पीड v नॉट। मतलब एक मेरे पास व्हील है जो कैसा एक सरफेस पे सिर्फ रोल कर रहा है, वो प्योर रोलिंग, और उसका सेंटर ऑफ किस वेलोसिटी से चल रहा है v नॉट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। ए पार्टिकल ऑन द रिम, एक पार्टिकल है जो रिम पे है, ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल पे, कौन से लेवल पे सेम लेवल एज द सेंटर विल बी मूविंग एट स्पीड, जिस ऑफ लेवल में सेंटर ऑफ मूव कर रहा है उसी ऑफ पॉइंट पे एक व्हील ऑफ मेरे पास यहाँ पे है, व्हील पे एक पार्टिकल है। तो
तो अब क्या बोला है, सेंटर विल बी मूविंग एट स्पीड। अब वो ये बोल रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो रिम पे है व्हील के, और वो भी सेम लेवल पे जहां पे सेंटर विल बी मूविंग एट स्पीड, और वो कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है ये चीज हमें देखने की जरूरत है। अगर आप जानते हो कि कोई बॉडी परफेक्ट रोल कर रही है, प्योर ऑफ रोलिंग कर रही है, तो मेरे पास इस डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी ऑफ होगा वो कितना होगा, अगर ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा इंटू कितना होगा आर, और ये वेलोसिटी ऑफ कौन सा होगा वी नॉट, ठीक। और ये पॉइंट ऑफ पी जो है, अगर ये रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ पी की जो वैल्यू होगी वो वी नॉट माइनस ऑफ ओमेगा इंटू आर है, और बॉडी ऑफ पॉइंट पी की वेलोसिटी अगर ग्राउंड रेस्ट पे है तो ये जीरो होगा, तो जीरो इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ऑफ ओमेगा इंटू आर आएगा, जहां से वी नॉट की वैल्यू ओमेगा इंटू आर के किससे होगी, इक्वल होगी, ठीक। तो अब अगर यहाँ पर देखे तो ये वी नॉट है, और अगर मैं यहाँ पर भी देखता हूँ तो ये यही पर पोजिशन तो होगा, तो ये डायरेक्शन पे ये मेरे पास जा रहा होगा अगर, और ये वी नॉट ऑफ कौन सा होगा, सेंटर की डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर अगर रोल कर रहा है तो ऐसे आप देखना स्टार्ट करो राइट हैंड थंब रूल से, ये इधर दिख रहा होगा, और यहाँ पर की वेलोसिटी ऑफ कितना होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, और यहाँ पर भी कितना होगा ओमेगा इनटू आर। और अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो अभी आप देखो कि वी नॉट की वैल्यू ओमेगा इंटू आर के इक्वल होगी, मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगी, और एक दूसरे से कितने के एंगल पे प्रेजेंट होंगी, 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होंगी। तो आप जब इन दोनों को ऐड ऑफ करोगे तो रिजल्टेंट ऑफ मेरे पास दो इक्वल वेक्टर का कितना आता है, ओमेगा इंटू आर तो मेरा कंसिडरेशन है, ये भी वैल्यू वी नॉट के कैसा होगा, इक्वल होगा, तो ये जो रिजल्टेंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 वी नॉट। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, सी। या फिर आप इसको आईसीआर से भी देख सकते हो, तो आईसीआर से ऐसे देख सकते हो कि अगर इस पॉइंट ऑफ में प्योर रोलिंग है तो जो कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस है हमेशा उसकी वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी, मेरे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है तो ग्राउंड के साथ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। तो एक पॉइंट ऑफ बोला है जो सेंटर ऑफ मास के इक्वल ऑफ वाले में है, तो यहाँ से इसकी रेडियस ऑफ आर हुआ और इसके रिस्पेक्ट में आर हुआ, इसके रिस्पेक्ट में पूरी बॉडी ऑफ प्योर ऑफ रोलिंग कर रही होगी जो कि ओमेगा होगा। अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी जा रहा होगा, ठीक। और किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, वी ऑफ वेलोसिटी, या फिर क्या कह दो आप ओमेगा इंटू आर कह दो, ओमेगा इंटू आर नहीं कहोगे, ओमेगा इंटू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, क्योंकि यहाँ पर के भी रिस्पेक्ट में बॉडी क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो ओमेगा इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये देखना है आपको। तो देखो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहा है तो ये वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू कितना होगा आर, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू कितना हो गया आर। अब यहाँ से आप स्क्वायर रूट 2 को कॉमन बाहर निकालो तो ये कितना हुआ ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा इंटू आर की वैल्यू तो आपके पास कितनी है, वी नॉट है। तो ये सेकेंड अप्रोच हो गई और ये फर्स्ट अप्रोच है, तो दोनों में से आंसर सेम आएगा, इसमें से भी रिजल्टेंट ऑफ ऐसा ही आएगा, और यहाँ पर भी अगर आप इसको ऐड करो तो रिजल्टेंट ऑफ इस डायरेक्शन में आएगा। तो स्पीड बोला, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया, सी हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है हमारे पास, एक सॉलिड स्फीयर है, ए सॉलिड स्फीयर, ए होलो स्फीयर एंड डिस्क all having of same mass and radius are placed at the top of an incline and released। top of incline में ऐसा रखा है और क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया। the friction coefficient between the object and the incline are same and not sufficient to allow pure rolling। the smallest kinetic energy at the bottom of the incline will be achieved। तो सबसे बॉटम में सबसे कम इंक्लाइन, मतलब जब इंक्लाइन सरफेस के बॉटम पे सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको एक इंक्लाइन ऑफ सरफेस लूं और ये इस तरह से ऑफ मेरे पास है, तो ये एंगल ऑफ हमारे पास ये कितना हुआ, थीटा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो रफ सरफेस है तो इस पे एक ग्रेविटी के कारण वो फोर्स लग रहा होगा, मैं मास m कंसीडर कर लेता हूँ, ये mg साइन थीटा होगा, और एक इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, ये कौन सा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर mg cos थीटा। अब अगर ये फोर्स लग रहा है, बॉडी ऑफ मेरे पास नीचे डायरेक्ट जाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगा जो इसके ट्रांसलेशन मोशन का अपोज करेगा और बॉडी को रोटेशन प्रोवाइड करवाएगा, वो कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू कितना होगा, एन होगा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक।
तो अगर ये चीज हुआ तो यहाँ पर से म्यू इंटू एन की वैल्यू कितना है मेरे पास, mg cos थीटा, ऐसा अब देखने को मिलेगा। ठीक, अब बॉडी मेरे पास दो एक्सेलरेशन कंसीडर करें, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन होगा। तो पहले मैं ये देखूं कि मेरे पास एक्सेलरेशन जिसका ज्यादा होगा उसका उस डिस्टेंस में वेलोसिटी सबसे ज्यादा अचीवमेंट होगा। तो सबसे पहले देखिए कि एक्सेलरेशन किसका है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास अप्लाइड ऑफ फोर्स समेशन ऑफ फोर्स अपॉन ऑफ टोटल मास होगा। तो फोर्स दो ही अप्लाई हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में, एक mg sin थीटा है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में म्यू डॉट ऑफ कौन सा है, mg cos थीटा है। और इसको डिवाइड में कर दिया किससे, स्मॉल m से। mm कॉमन निकल, मेरे पास mm कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया और g को बाहर ले लिया, तो ये sin थीटा माइनस ऑफ म्यू डॉट ऑफ कौन सा हो गया, cos थीटा। ठीक, और ये कौन सा हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर तीनों बॉडीज के मास सेम है तो ये वाली केसेस में तो ये ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन तो कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, क्योंकि इसमें बॉडी के ऑफ मास पे तो मेरे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर के लिए सेम है, साइन थीटा भी सेम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है और कॉस थीटा भी सेम है। अगर कहीं से नॉर्मल ऑर्गन रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा होता तो चलो ठीक है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेरी करेगा। ये सभी बॉडी के लिए कैसा होगा, सेम होगा। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी तो सभी की सेम होगी। तो अब ये अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी एक तो सेम हो गई। अब अगर दूसरे वाले में, अब रोटेशन में जिसकी ज्यादा होगी उसी के हिसाब से तो हम डिसाइड करेंगे। तो अगर रोटेशनल में देखना है तो समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू क्या कर लो, एंगुलर एक्सेलरेशन। और हम ये कहाँ पे ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे ले रहे हैं। ठीक, अगर सेंटर ऑफ मास पे लेता हूं तो मुझे इसके कारण और इसके कारण टॉर्क कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों फोर्स कहां से पास कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं। तो अब मेरे पास एक ही फोर्स बचा, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और इनर्शिया, इनर्शिया के लिए I इनटू अल्फा। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना है, म्यू डॉट mg डॉट cos थीटा डॉट ऑफ r अपॉन ऑफ I इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो म्यू डॉट ऑफ mg इंटू कॉस थीटा इंटू r अपॉन आई। देखिए म्यू भी सभी के लिए सेम है, मास भी सेम है, ग्रेविटी भी सेम है, कॉस थीटा भी सेम है और रेडियस भी सेम है। वेरी सिर्फ क्या कर रहा होगा, इनर्शिया। जिसकी इनर्शिया सबसे ज्यादा होगी, जिसकी इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सबसे कम होगा। और अगर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम है तो मेरे पास उसका रोटेशन कम हो रहा होगा, और रोटेशन कम हो रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन सभी कोई जानते हो आप कि I इंटू कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो जिस वाली केसेस में ओमेगा की वैल्यू तो ऑलरेडी ऑफ कम होगा और इनर्शिया ऑफ मेरे पास ओमेगा के क्या होगा, एक स्मॉल डिजिट का स्क्वायर ऑफ हो रहा होगा। तो यहाँ पर से सबसे ज्यादा इंपैक्ट ऑफ उसी पे पड़ेगा जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, उसी का मेरे पास सबसे कम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो देखिए सॉलिड स्फीयर के लिए हम कितना लिखते हैं, 2/5 mr स्क्वायर होता है, 2/5 mr स्क्वायर। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 0.4 mr स्क्वायर आ रहा होगा। उसी तरह से अगर बात करें जाए तो होलो स्फीयर के लिए कितना होता है, 2/3, ये 0 पॉइंट ऑफ लगभग 6 mr स्क्वायर आ रहा होगा। उसके बाद अगर स्फीयर, होलो स्फीयर के बाद डिस्क की बात की जाए तो हाफ mr स्क्वायर आप लिखोगे, तो हाफ mr स्क्वायर में 0.5 mr स्क्वायर है। तो सबसे ज्यादा इनर्शिया किसकी आ रही है, होलो स्फीयर की। और जैसे ही सबसे ज्यादा इनर्शिया होलो स्फीयर की मैं इस पे पुट किया आई की प्लेस पे, तो अल्फा की वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, होलो स्फीयर की। और अगर होलो स्फीयर की मेरे पास वहां पर कम हुई तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर होलो स्फीयर का एंगुलर एक्सेलरेशन कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगा, क्योंकि वो सबसे कम अचीव कर रहा होगा, और सबसे कम कर रहा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ऑफ होगा। तो वहीं पर से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि सबसे कम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी होगी, होलो स्फीयर की होगी। किसकी होगी, होलो स्फीयर की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी वाला करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, ए सॉलिड स्फीयर, ए होलो स्फीयर एंड डिस्क, सेम पूरी क्वेश्चन पिछले वाले का डाटा ही, ऑल हैविंग स्मूथ इंक्लाइंड। अब सरफेस कैसा हो गया, इंक्लाइंड है लेकिन स्मूथ है, ठीक है, एंड रिलीज लीस्ट टाइम विल बी टेकन इन रीचिंग द बॉटम। अब अगर फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस नहीं है तो वो बोल रहा है सेम ऑफ मास के, सेम ऑफ रेडियस के, एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है और एक डिस्क है।
अगर एक स्मूथ ऑफ सरफेस पे छोड़ा जाए सभी को, तो सबसे कम टाइम ग्राउंड ऑफ सरफेस में लेने में कौन सा ऑफ लेगा, सबसे कम टाइम पे ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा। तो एक चीज आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा बॉडी के वेट से कैसा होता है, फ्री होता है। और अगर सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो आपको इसके सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगेगा जी साइन थीटा और एक लग रहा होगा जी कॉस थीटा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दो लग रहा होगा, एक जी साइन थीटा और एक जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा एक्सेलरेट नहीं करवा पाएगा और सिर्फ जी साइन थीटा इसके सेंटर ऑफ मास को ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना है, जीरो। अगर इसके आप सेंटर ऑफ मास पे देखोगे तो समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब बॉडी रोल नहीं करेगा, बॉडी परफेक्टली स्लाइड करेगा। तो बॉडी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ जी साइन थीटा, अगर जी साइन थीटा है तो सभी बॉडी एक ही टाइम पे पहुंचेंगी, ऑल विल बी टेक सेम टाइम, चाहे बॉडी किसी भी शेप और स्ट्रक्चर का हो, बस उसका मास अगर सेम ऑफ है तब भी वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो डिफरेंट मास के हैं तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रेडियस भी अलग है तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये तब पड़ता जब सरफेस कैसा होता, रफ होता। अगर रफ सरफेस नहीं है तो किसी भी शेप और स्ट्रक्चर की बॉडी हो, चाहे किसी भी मास का हो, अगर सभी को एक साथ छोड़ोगे आप तो सभी पे एक ही एक्सेलरेशन, वो प्लेन के इंक्लाइनेशन पे बस डिपेंड करेगा। तो अगर सभी एक ही इंक्लाइन प्लेन पे हैं तो हमारे पास सब एक साथ पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ इसका कौन सा हो गया, 54 का डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक फिगर शो ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड इन ए कार एक्सेलरेटिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, फिक्स्ड है एक कार पे और एक्सेलरेट कर रहा है कैसा, हॉरिजॉन्टल रोड पे। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसका कितना है, थीटा, इज रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन ए ऑफ द कार, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा इफ द स्फीयर इज सेट इन प्योर रोटेशन ऑन द इंक्लाइन। ऐसा ऑफ केसेस कहा हो, मेरे पास ये फॉर्मेट ऑफ कुछ इस तरह से चल रहा हो, ये एंगल ऑफ कितना है, थीटा है, और ये एक्सेलरेशन ए हो रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना क्वेश्चन में गिवन है, जी टेन थीटा गिवन। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्फीयर इज सेट इन द प्योर रोटेशन ऑन द इंक्लाइन पे फिक्स है। अब क्या बोल रहा है, इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग, it will slip down the plane, it will linear velocity will increases, its linear velocity will be decreases। देखिए दो ऑप्शन ये दोनों तब हो सकता है जब एक्सेलरेशन मिलेगा, it will slip down तब होगा जब मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और मेरे पास कैसा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और ट्रांसलेशन वेलोसिटी कम होगा, तब स्लिप मिलेगा। कंटिन्यू प्योर रोलिंग के लिए उसमें एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कितना मतलब जो एक्सेलरेशन उसके सेंटर ऑफ मास में ट्रांसलेशन और रोटेशन लग रहा होगा दोनों के लिए कितना है, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर मैं इस वाले में इस बॉडी को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, मैं इस सरफेस को रफ कर देता हूं, ठीक। अब देखते हैं यहां से इस लाइन को आगे ले आए। अब देखो, अब पहला तो ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन इधर होगा, एक वैल्यूएशन ऑफ इधर हुआ जी साइन थीटा, इंक्लाइन ऑफ प्लेन होगा थीटा के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा थीटा, एक इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा जी कॉस थीटा। अब ये सूडो फोर्सेस का, ये एक्सेलरेट ऑफ ए हो रहा है, तो इसके कारण सूडो फोर्सेस के कारण मेरे पास अगर कार आगे जा रही है तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा जो इसके पीछे साइड होगा। जिस तरह से ये एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो ऑफ एक्सेलरेशन पीछे साइड लगेगा जिसकी वैल्यू ऑफ कितना है, ए। ये भी इंक्लाइन प्लेन से मेरे पास कितने के एंगल पे है, थीटा पे। मैं अब इस वाले को हर एक ऑफ में ये बॉडी रोल किस डायरेक्शन में करेगा, इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में। जो भी एक्सेलरेशन उसके किसी और डायरेक्शन पे है उसका सभी ऑफ कंपोनेंट में फाइंड करना चाहूंगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज तो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन पे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से तो नहीं दिखेगा। तो सारे ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को मैं इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ले आना चाहता हूँ। तो यहां से मेरे पास ये कितना हुआ, इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन पे ऑफ मेरे पास कितना हुआ, ए साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, जी टेन थीटा डॉट ऑफ कॉस थीटा, और इधर कितना हुआ, जी टेन थीटा डॉट ऑफ साइन थीटा।
और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां से कितना हुआ g साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, तो ये g साइन थीटा हो गया। मतलब ऊपर साइड भी एक्सेलरेशन g साइन थीटा है और नीचे साइड भी g साइन थीटा है। मतलब मेरे पास इस बॉडी के इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन की रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है, नेट एक्सेलरेशन 0 है। मतलब ये कंफर्म है कि लीनियर वेलोसिटी विल ना इंक्रीज हो रही होगी ना डिक्रीज हो रही होगी। ठीक, अब मेरे पास अगर यहाँ कहीं पर फ्रिक्शन फोर्सेस का इंट्रोडक्शन नहीं है तो ये स्लिप डाउन भी नहीं हो रहा होगा, सिर्फ एक ऑप्शन होगा, इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया इसका, ए हो गया 55। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ठीक है, देखते हैं। ए स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ एल है, एक स्ट्रेट रॉड हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। इसकी लेंथ ऑफ हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, एल है। ठीक, इज रिलीज ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रिलीज कर दिया गया, इन ए वर्टिकल पोजीशन से ऐसे रिलीज कर दिया गया है। एज इट फॉल स्लिप द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द रॉड फ्रॉम द लोअर एंड विच फॉलो ए क्वार्टर ऑफ सर्कल लोकस। वो ये बोल रहा है कि जब इसे छोड़ा गया है तो स्लिप प्लस ऑफ फॉल भी कर रहा है, दोनों चीज कर रहा है, नीचे भी आ रहा है और स्लिप भी कर रहा है। तो इस वाले में वो पॉइंट ऑफ बताना है जो मेरे पास इस पे कैसा एक क्वार्टर ऑफ सर्कल को पूरा कर रहा होगा। ठीक, तो आप ये चीज देखो, अगर फॉल कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंजेस नहीं होगी, वो उसी तरह से नीचे की डायरेक्शंस पे आ रहा होगा। तो मैं कोई एक पॉइंट ऑफ एक्स को कंसीडर कर लिया हूं, कहीं पर भी एक्स ऑफ पॉइंट को कंसीडर कर लिया हूं। अगर सेंटर ऑफ मास से ऊपर साइड ऑफ करता हूं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये फॉल करने के बाद देखो, अगर ऊपर वाला पोर्शन ऑफ फॉल किया तो ये तो कुछ ऐसा गिरेगा। अगर मान के चलो ये यहाँ से गिरा तो ये कुछ इस तरह से रहा, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस तो यहीं पर होगी, एल बाई ऑफ 2 से ज्यादा रॉड जा ही नहीं पाएगा। तो सेंटर ऑफ मास मेरे पास नीचे ही आ रहा है, तो इस पॉइंट से जब ये स्लाइड करते हुए पहुंचा तो ये मेरे पास कितना होगा, यहाँ पर ये पहुंचा होगा सेंटर ऑफ मास L/2, सेंटर ऑफ मास ये L/2 ऑफ है रॉड का, कहां से, इस कोने से लेके इस कोने तक की L/2 है। ये डिस्टेंस ऑफ कितना है मेरे पास यहाँ से L/2 है। ठीक, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं। तो ये कितना हुआ हमारे पास, यहाँ से ये डिस्टेंस L/2 हुआ और ये भी कितना हुआ L/2 हुआ। ठीक, अब अगर ये स्लिप करते हुए ऐसे पीछे की डायरेक्शंस पे आ रहा है, ठीक है, ये धीरे 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 ये ऐसा गिरना स्टार्ट होगा। देखो ये ऐसा है सेंटर ऑफ मास, धीरे 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 ये ऐसे गिरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से। तो सेंटर ऑफ मास अगर ये है और इसके नीचे साइड ऑफ पोर्शन है तो कुछ इसी तरह से गिरेगा। तो इसकी भी डिस्टेंस ऑफ अगर क्वार्टर ऑफ सर्कल पूरा कर रहा है तो ये भी डिस्टेंस ऑफ कितना है, x है। अब अगर बात करें कि ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक ऑफ ट्रेवल किया है, तो ये टोटल ऑफ जो ट्रेवलिंग लेंथ है वो सेंटर ऑफ मास की लेंथ से तो ज्यादा होना नहीं है। तो x प्लस ऑफ x की जो वैल्यू है वो L/2 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो मेरे पास ये 2x इज इक्वल टू L/2 है, तो जो x की वैल्यू होगी वो L/ कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि कोई भी ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हो तो इसकी लेंथ ऑफ L/2 है, तो इसकी भी लेंथ ऑफ कितनी होगी, L/2 लिख दिया क्या, L/4 है, तो इसकी भी लेंथ ऑफ कितनी होगी, L/4 होगी। कितनी होगी, L/4। और कभी भी ये क्वार्टर ऑफ सर्कल अगर ऐसे पूरा करता है तो वो सेंटर ऑफ मास की हाइट से ज्यादा टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं मान के चलो इधर से ये लेता कि एक साइड की ऑफ मेरे पास यहाँ पे हाइट में ले लेता 3L/8 लेता, 3L/8, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मेरे पास कैसा है, उसी पॉइंट पे, तो रॉड की लेंथ L/2 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकती इस साइड। जैसे ये गिरता है यहाँ से तो इसकी लेंथ ऑफ कितनी आती, L/2 ही तो आती टोटल लेंथ। तो मेरे पास अगर ये 3L/8 होता तो मैं ये जम्पशंस करूं कि इधर साइड मुझे मजबूरी में L/8 ही लेना पड़ता। तो ये तो एक क्वार्टर ऑफ सर्कल नहीं बन रहा, तो सिर्फ एक फॉर्मेट ऑफ पॉसिबल है और वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा, L/4। तो आपको कभी भी ऐसा बोले तो आप ये मान के चलो अगर कोई फॉल प्लस ऑफ क्या कर रहा है, स्लिप भी कर रहा है, तो अपने सेंटर ऑफ मास की लेंथ से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास ये हुआ, एक डिस्टेंस ऊपर साइड x लो तो आप इधर भी डिस्टेंस ऑफ x लो, ये दोनों का समेशन ऑफ मेरे पास हमेशा सेंटर ऑफ मास की लेंथ के इक्वल होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, बी वाला। ठीक है, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, ए व्हील ऑफ रेडियस
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक व्हील है जिसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, रोलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन में रोल कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर विंग बी वी। एक व्हील है जिसका रेडियस ऑफ कितना है, स्मॉल आर है, एक व्हील है जिसका रेडियस ऑफ कितना है हमारे पास, स्मॉल आर है, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, कौन से लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर, इसके सेंटर की जो वेलोसिटी है वो कौन सी मेरे पास, v, इट इज सर्टेन इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द व्हील विल बी, ठीक है, एक क्या है कि एक व्हील है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ उसके सेंटर की v है, इट सर्टेन इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द व्हील with the ground is m and n is the highest point on the wheel diametrically opposite रहेंगे to m। मेरे पास एक कैसा है, m and n कैसा है, एक अपोजिट ऑफ पॉइंट है, हाईएस्ट ऑफ है, डायमेट्रिकली मेरे पास कैसा है, उसके डायमीटर के जस्ट ऑफ अपोजिट है, ग्राउंड है, द ग्राउंड इज m and n इज द हाईएस्ट पॉइंट, n हाईएस्ट पॉइंट हो गया और m पॉइंट कहाँ पे हो गया, ग्राउंड पे हो गया, और m के जस्ट ऑफ वो कैसा, अपोजिट है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कितना होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या बोल रहा है, एक व्हील है जिसका रेडियस ऑफ स्मॉल आर है, रोल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसकी वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर बिंग भी कितना है, v है, इट इज सर्टेन इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द व्हील विद द ग्राउंड इज m, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर रहा है ग्राउंड से उसकी वेलोसिटी ऑफ m है, और जो ऊपर है उसकी वेलोसिटी ऑफ कितना n है, हाईएस्ट पॉइंट है दोनों, एक n हाईएस्ट पॉइंट है और m कैसा है, ग्राउंड पे, और दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है, क्वेश्चन में कंडीशंस भी गिवन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितना होगा, तो ये इसमें से इनकरेक्ट कौन सा, ये बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट p ऑफ द व्हील इज प्रोपोर्शनल टू mp, ठीक है, कोई भी बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा होगा कि एक ऑफ जो व्हील की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ p, कोई भी पॉइंट जो p पे वो व्हील पे है, उसका प्रोपोर्शनल जो होगा वो कितना होगा, mp के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ऐसा कोई भी वो पॉसिबिलिटी सोफ नहीं होता, जो भी होता है वो किसके होता है, सेंटर के रिस्पेक्ट में होता है। दूसरा, पॉइंट टू द व्हील मूविंग विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन v from a larger area of the wheel then points moving with velocity less than of v, एरिया से कोई ताल्लुकात ही नहीं। तीसरा क्या है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ जो c है वो इंस्टेंटेनियसली ऑफ कैसा है मेरे पास, रेस्ट पे है, तो इंस्टेंटेनियसली ऑफ मेरे पास कैसा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m इज इंस्टेंटेनियसली ऑफ एट रेस्ट पे है, वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियसली ऑफ रेस्ट पे नहीं, ICR ऑफ कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, और उसके बाद लास्ट ऑफ बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ एनी टू पार्ट ऑफ द व्हील विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो ये चीज का सही बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ किसी भी ऑफ टू पॉइंट्स का, एनी टू पॉइंट्स ऑफ व्हील का जो इक्वी डिस्टेंस पे है, कैसे व्हील से इक्वल ऑफ डिस्टेंस पे है, फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल होगा। अगर कोई व्हील्स के टू पॉइंट्स हो जो मेरे पास कैसा है जो व्हील्स के कैसा इक्वल ऑफ डिस्टेंस पे, तो उसकी वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, मेरे पास सेम होगी। ये बात तो सही है कि इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर के रिस्पेक्ट में ओमेगा इंटू आर होगा और इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू कौन सा होगा, आर होगा, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भले मेरे पास अपोजिट हो जाए। अब देखो जैसे इस वाले में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट है, तो जो नीचे ऑफ ग्राउंड को टच कर रहा है वो रेस्ट होगा, जबकि केसेस में जब बॉडी प्योर रोलिंग ऑफ कर रहा होगा, और क्वेश्चन में प्योर रोलिंग का कोई भी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, स्लिप कर रहा हो सकता है, स्किड कर रहा हो, और मेरे पास ये बोला कि व्हील ऑफ रेडियस r है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द व्हील विद द ग्राउंड इज m एंड n, ग्राउंड हो सकता है मूव भी कर रहा हो, ग्राउंड हो सकता है रेस्ट भी कर रहा हो, तो वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये तब रेस्ट पे रहेगा जब मेरे पास वो भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, इंस्टेंटेनियसली ऑफ नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 0 हो जाती है, तो वो हमें उस इंस्टेंट पे लगता है कि वो रेस्ट पे ऑफ है, ठीक है। तो ऑप्शन सिर्फ कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला करेक्ट होगा 57, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज ए रॉड ऑफ लेंथ L है, एक रॉड है जिसकी लेंथ ऑफ कितना क्वेश्चन में मेंशन है, यहां से यहां तक L है, द वेलोसिटी ऑफ टू एंड्स आर v1, एक एंड की वेलोसिटी ऑफ v1 है, एंड v2 इन अपोजिट डायरेक्शन, एक एंड की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है, इन अपोजिट डायरेक्शन नॉर्मल टू द रॉड
इस तरह से है, एक की वेलोसिटी v1 है अपोजिट डायरेक्शन पे, दूसरी की वेलोसिटी ऑफ v2 है और परपेंडिकुलर द डिस्टेंस ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम v1 से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की वैल्यू कितनी होगी ये चीज बताना। तो आपको मालूम है जब कभी भी एक बॉडी पे आपको दो वेलोसिटी या दूसरे के कैसा एंटी पैरेलल ऑफ दिख रही हैं, तो आपको कुछ नहीं, उनके हेड एंड को ज्वाइन करना है और टेल एंड को ज्वाइन कर देना। तो मैं पहले इसके टेल एंड को ज्वाइन करूं और उसी तरह से उसके हेड एंड को ज्वाइन करूंगा। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो गई वेलोसिटी, वही पॉइंट ऑफ उसका कौन सा कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहला रहा होगा। अगर मैं ये कहूं कि v1 से डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए बोला, तो अगर ये डिस्टेंस ऑफ x है तो यहां से इसकी डिस्टेंस ऑफ मेरे पास कितनी होगी l माइनस ऑफ x। इसके रिस्पेक्ट में बॉडी ऑफ क्या कर रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेगा और ओमेगा की जो वैल्यू होगी ये वेलोसिटी v1 अपॉन इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरे वाले की वेलोसिटी v2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कैसे होगी, इक्वल होगी। तो अब मुझे किसकी वैल्यू बोला है, इंस्टेंटेनियस और v1 की वैल्यू पूछा है कि v1 की वैल्यू ऑफ कितनी होगी। तो यहाँ से सबसे पहला टारगेट ऑफ मुझे ये निकलता है कि मैं x की वैल्यू ऑफ को फाइंड करूं। तो v1, ये दो इक्वेशन को मैं क्या कर लिया हूं, कंपेयर कर लूं ये दो को। तो v1 बाय ऑफ x इज इक्वल टू v2 बाय ऑफ l माइनस ऑफ x। यहाँ से हुआ v1 इंटू l माइनस ऑफ x इज इक्वल टू v2 इंटू x हुआ। अगले स्टेप में v1 इंटू l माइनस ऑफ v1 इंटू x इज इक्वल टू v2 इंटू x, कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास v2 इंटू x। ठीक, अब अगले स्टेप में v1 इंटू l इज इक्वल टू v2 प्लस ऑफ v1 और क्वेश्चंस के बाहर ये आया मेरे पास x। तो x की जो वैल्यू दिख रही है वो डिस्टेंस कितना है, v1 इंटू l अपॉन v1 प्लस ऑफ कौन सा हुआ, v2 हुआ। अब मुझे डिस्टेंस मिल गया और कहाँ से मिला है, x की डिस्टेंस ऑफ मिली है v1 से। तो v1 इंटू l अपॉन v1 प्लस ऑफ v2, यही तो बोला था डिस्टेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम v1। तो v1 से मेरे पास कितना हुआ, v1 इंटू l अपॉन v1 प्लस ऑफ v2। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है देखते हैं क्या क्या है। ठीक, एक लेडर है जिसकी लेंथ ऑफ मेरे पास यहाँ से ऐसा एक लेडर ऑफ गिवन है क्वेश्चंस पे, लेंथ ऑफ कितना है, l है, स्लीपिंग विथ इंड्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल इन हॉरिजॉन्टल फ्लोर एट ए सर्टेन मोमेंट द स्पीड ऑफ द इंड इन कांटेक्ट विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज v। एक लेडर है इस तरह से ऑफ लगा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से ऑफ अटैच है मेरे पास, और ये कैसा, इसके एक एंड की जो हॉरिजॉन्टल को टच कर रहा है इसके एंड की वेलोसिटी ऑफ कितनी है, a पॉइंट की वेलोसिटी v है। ए पॉइंट की जो वेलोसिटी ऑफ है यहाँ पर से ये मेरे पास कितनी है, यहाँ पर v है। ठीक है, अब कैसा बोल रहा है कि मेक एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल भी बना रहा है ये कितने डिग्री का है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 डिग्री का एंगल है जो अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है। देन द स्पीड ऑफ द लेडर सेंटर मस्ट बी, तो लेडर का सेंटर पे जो उसकी स्पीड होगी वो मुझे बताने की कोशिश करना है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मेट, उसके लेडर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ मुझे बतानी है। ठीक है, तो चलते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ हमारे पास कितनी होगी, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर यहां से मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले तो मैं तो इसका ICR फाइंड कर लूं कि ICR मुझे ये बताएगा, यहां से मैं इसके परपेंडिकुलर चला, क्योंकि अगर ये पॉइंट ऑफ ए है तो इसके पहले एक काम ही करते हैं, ए और बी पॉइंट की हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो ए पॉइंट की जो वेलोसिटी ऑफ आई है ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वी ए पॉइंट की वेलोसिटी वी ए है। तो एक रॉड के अलोंग ऑफ में ये डिग्री कितना होगा 30, तो ये कितना हुआ v cos 30, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा v sin 30, और अगर ये 30 डिग्री तो ये कितना हुआ 60 डिग्री। ये लेडर ऑफ नीचे की डायरेक्शन में जा रहा था, ये कौन सा हुआ VB। तो ये वैल्यूएशंस ऑफ मेरे पास कितना हुआ VB cos 60 डिग्री, और ये मेरे पास कौन सा हुआ VB sin 60 डिग्री, इस तरह से हुआ। ठीक है, अब ये दो चीज देखने को मिली मुझे। ठीक है, तो अगर यहां से मैं देखूं तो मुझे यहां पर से VB की जो वैल्यू देखेगी
रॉड के अलोंग वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, सेम होगी। तो अगर मैं ये देखा कि वीबी कॉस 60 की जो वैल्यू है, या कॉस थीटा मैं लिख देता हूँ, इसको थीटा लिख देता हूँ, एक को 90 माइनस ऑफ थीटा लिख देता हूँ, लेकिन ये छोड़ते हैं अभी वाले में। वीबी कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो वी कॉस 30 डिग्री के कैसी है, इक्वल है। जहां से वीबी की जो वैल्यू है वो कितना है, वी कॉस 30 अपॉन ऑफ कौन सा हो जाएगा, कॉस 60। ये वैल्यू आई है वीबी के रिलेशंस के बाद। ठीक है, वीबी और वीए के बीच में रिलेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आगे, उसको सेम टू सेम इसी अप्रोच से सॉल्व ही करना है। उसमें लिखा भी एटलीस्ट प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बस चेंज करके, इसमें कॉमन डाटा पे लिख नहीं पाया। ठीक है, अब अगले स्टेप पे अगर देखो तो आपको क्या फाइंड करना है, मुझे सबसे पहले आईसीआर फाइंड करना है, उसके रिस्पेक्ट में उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मुझे बताना है। तो आईसीआर के लिए अगर ये पूरे रॉड की लेंथ ऑफ एल है, तो मेरे पास अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अगर ये लेंथ एल है तो ये वैल्यूएशंस ऑफ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ जाएगी, और ये जो लेंथ जाएगी ये कितनी हो जाएगी, एल कॉस, सॉरी ये हो जाएगा एल कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा एल साइन 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एल साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब आईसीआर की डिस्टेंस को पूछा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा सभी का कैसा होगा, सेम होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू, यहां पर से मेरे पास जो परपेंडिकुलर ऑफ वेलोसिटी है v अपॉन ऑफ एल साइन 60 या एल कॉस 60 में लिख देता हूं, एल कॉस 60 ओमेगा, ये ए वाले पार्टिकल की है, ये वाली वेलोसिटी को मैं, ये आईसीआर पॉइंट है मेरे पास, तो आईसीआर पॉइंट से ओमेगा इंटू ओमेगा के लिए वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ट्रांसलेशन वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना है v, और ये कितना हुआ l cos 60 हो गया। जहां पर से आपको ये देखने को मिलेगा और उसी तरह से इस इंड के लिए देखना है। तो अगर मैं यहां पर से देखना स्टार्ट किया तो vb की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, v cos 30 की वैल्यू ऑफ कितनी हो जाती है आपके पास, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, और मेरे पास cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर से cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। ये कैंसिल आउट हो चुका होगा। जहां पर से मुझे ये चीज समझ में आना स्टार्ट हुआ कि ओमेगा की जो वैल्यू दिखेगी मुझे वो कितनी हो रही होगी, ओमेगा इज इक्वल टू वी एल cos 60 की वैल्यू ऑफ कितना हो गया मेरे पास, एल, और ये cos 60 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, 1/2। तो यहां पर से भी आप निकाल सकते थे, ये कितना हो गया, 2v/l हो गया। और यहां पर से मेरे पास ये b पॉइंट की वेलोसिटी है, ये b वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग चल रहे हैं, इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये vb की वैल्यू है, अभी हम लोग इस पे गड़बड़ ऑफ कर दिए, कैसा कि वेलोसिटी ऑफ vb अपॉन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से, l sin 60 है, ये चीज ऑफ है। ठीक, तो vb की वैल्यू ऑफ कितना है यहाँ पर से, अगर मैं इससे भी सॉल्व करूं, इस वाले से अगर आईसीआर से, तब भी आंसर सेम आएगा। vb की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, v cos 30 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना हो गया, स्क्वायर रूट 3/2, और मेरे पास यहाँ पर से कितना हो गया, cos 60 की वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू, अब अगला कौन सा हुआ, l sin 60 की वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट 3/2। आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से आपको देखो 2v अपॉन ऑफ l, ओमेगा की वैल्यू हमेशा आईसीआर वाले पॉइंट से कैसी रानी है, सेम रानी, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। पूरी बॉडी इस इंस्टेंट के में इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, रोटेट ऑफ कर रही है। ठीक है, तो यहां पर से ओमेगा की वैल्यू कितना हो गया, 2v/ऑफ कितना हो गया, l हो गया। ठीक है, अब मैं क्या किया कि एक लाइन ऑफ ड्रॉ किया जो इसके कैसा है, जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ऐसा। ठीक, अगर ये l cos 60 डिग्री है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करता हुआ मुझे चला जाए। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करता हुआ जाएगा तो एक चीज आप समझने की कोशिश करो कि अगर ये 60 डिग्री है तो मैं इस पे इक्विलेटरल ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मेट में ऑफ डिवाइड करना चाहूंगा। मैं इस तरह से कहूं कि मेरे पास इसके सेंटर ऑफ मास से चला जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास से नहीं जाएगा, जो उसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास से जाने के लिए बात करेगा तो ये मैं इसको दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूं। आपको ये समझ में आया, ओमेगा की वैल्यू 2v/ऑफ है। अब मैं सेंटर ऑफ मास के लिए देखना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए
ये इस तरह से हुआ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को पूछा है, ये इस तरह से हुआ। सेंटर ऑफ मास जो है इसकी लेंथ ऑफ यहाँ से कितनी है मेरे पास, L/2 है इस पॉइंट से। अगर मैं इसको ऐसा ऑफ ड्रॉ किया और ये इस तरह से ऑफ ड्रॉ किया तो ये वैल्यू ऑफ कितना आया था, L cos 60 डिग्री आया था, मतलब ये L/2 हुआ। ये भी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब अगर ये लेंथ ऑफ मेरे पास L/2 है, ये लेंथ ऑफ L/2 है, तो इसके दो एंगल भी तो सेम होंगे या नहीं होंगे। ये एंगल भी मेरे पास कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो मजबूरी में ये भी 60 डिग्री। तो ICR से सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, L/2 होगी। ठीक, तो अब अगर मुझे ये क्वेश्चन में पूछ लिया है कि इसकी ट्रांसलेशन ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी दिख रही होगी वो इसी तरह से दिख रही होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो वेलोसिटी ऑफ कौन सा, मेरे पास VC और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। तो ओमेगा की वैल्यू अभी हम देखें कि 2V ऑफ कितना है, L है, क्योंकि इसी इंडबस की वेलोसिटी गिवन है। और इस वैल्यू को अगर मैं इधर ले गया तो ये L/2 हो गया और वेलोसिटी ऑफ सेंटर हो गया, और 2 और 2 कैंसिल, L और L कैंसिल। वेलोसिटी ऑफ सेंटर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, V के इक्वल होगी। ये हो गया आपके पास इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हुआ 59 का, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हुआ। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, क्योंकि कहीं और पॉइंट से कैलकुलेट करवा के किसी और पॉइंट के लिए कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। नहीं तो मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, इस इंड के लिए एंगुलर वेलोसिटी, इस पॉइंट के लिए करवा लेते हैं, बस हो गया। ये पहला क्वेश्चन अभी तक मैंने, मतलब जितने भी क्वेश्चन, ये कौन सा 59 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें वो मेरे पास सेंटर ऑफ मास पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्लास में भी बहुत से क्वेश्चन करवाए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में मेरे पास अभी तक मैंने सेंटर ऑफ मास पे कैलकुलेट करके नहीं दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास कैसा है क्वेश्चन नंबर ऑफ कौन सा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द प्रीवियस सेक्शन इफ dv ऑफ dt कितना है, 0, मतलब बॉडी पे कोई लीनियर ऑफ एक्सेलरेशन नहीं है कि बॉडी इस तरह से मेरे पास आगे जो रॉड जा रहा था पिछले क्वेश्चन पे इस तरह से वो था ना, इंक्लाइंड ऑफ रोड, इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लेडर व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि अब वो उस वाली केसेस में जब लेडर 45 डिग्री के एंगल पे है तब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, मुझे ये चीज क्वेश्चन पे बताना है। ठीक है, तो देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डाटा लिंक है, हम पिछले क्वेश्चन के डाटा को यूज करते हैं। बस थीटा की वैल्यू को मैं कितना जो पुट किया था, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, तो उसको मैं चेंज करता हूँ, ये 30 डिग्री। देखो अगर ये वैल्यू ऑफ मेरे पास 45 डिग्री हो गई तो सारी झंझट ही खत्म, ये भी 45, ये भी 45। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मैं यही ले लेता हूँ ना, थीटा की जगह पे कितना लिख दूंगा, 45। क्या दिक्कत है, ओमेगा इज इक्वल टू V/L इंटू कॉस 45 डिग्री। तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसी में एंगुलर वेलोसिटी यही होगा, तो एंगुलर अल्फा की वैल्यू कितना क्वेश्चन में मेंशन है, 45 डिग्री। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितना हो जाएगा, V/L कॉस अल्फा। अल्फा की जगह पे मैं इसे कितना ले लेता हूँ, थीटा, क्योंकि मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को भी अल्फा से ही रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और दूसरी चीज ये होता है कि आगे जो चीज का मुझे यूज करना है उसको बहुत से लोग समझने को रेडी नहीं हो पाते। ठीक है, उनके दिमाग को इस चीज को स्टोर होने की बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू V/L cos थीटा, जहां से ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, V/L इंटू कितना हो गया मेरे पास, सेक थीटा। अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछा है तो आपको मालूम है अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, dw/of कितना होता है, dt होता है। और अगर ये dw/of dt होता है तो अल्फा इज इक्वल टू d/dt, और ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना हुआ ये मेरे पास, V/L, और ये कौन सा हुआ, सेक थीटा। ठीक, तो टाइम के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर लेडर इस तरह से रखा हुआ है तो टाइम के रिस्पेक्ट में सिर्फ यही एंगल चेंज हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि dv/of dt वेलोसिटी ऑफ का चेंजेस कितना है, 0, मतलब वेलोसिटी ऑलवेज भी कैसा, कांस्टेंट है। तो अगर मैं ये चाहूं तो v और रॉड की लेंथ दो कांस्टेंट है, मतलब dy/of dt इंटू कितना हुआ, सेक थीटा। अब देखो एक मेरे पास थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी तो कर रहा है, थीटा डिपेंडेंट ऑफ टी है, लेकिन थीटा और टी दोनों सेम तो है नहीं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर से एक डी थीटा ऑफ यहाँ पे चेन रूल कहते हो या पार्शियल डेरिवेटिव कहते हो, उसी वाले फॉर्मेट में अगर मैं आ गया तो ये डी थीटा बाई ऑफ कितना हो गया डी टी। तो अल्फा इज इक्वल टू वी बाई ऑफ एल, और सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा सेक थीटा डॉट ऑफ टेन थीटा, और आपको मालूम है चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो क्या कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये मेरे पास कितना हो गया v बाई ऑफ एल डॉट सेक थीटा, जहां से ये आया v स्क्वायर बाई ऑफ एल स्क्वायर, और ये कितना हुआ हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डॉट ऑफ टेन थीटा। और मैं अगर इसे यहां से कैंसिल आउट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो अगर इस चीज को मैं कैंसिल आउट किया तो v स्क्वायर बाई ऑफ एल स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा डॉट ऑफ टेन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू आपको कितना पुट करना है 45 डिग्री, तो सेक 45 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और टेन 45 की वैल्यू 1, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 v स्क्वायर बाई ऑफ एल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, ए वाला करेक्ट हो गया। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफनेस ऑफ ये क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ पिछले क्वेश्चन के डाटा को यूज करके बनाना। कैसा, वहां पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी, यहाँ तो और आसान कर दिया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लिया, तो अब झंझट ही खत्म है। हो सकता है कि अगर मैं 30 और 60 लेता तो मुझे इधर उधर की समस्याएं आती, ठीक है, तो मुझे थीटा की वैल्यू अब कितना मेंशन कर दिया 45 डिग्री मेंशन कर दिया, और जैसे उसने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आपको मेंशन करके दी तो सब चीज आसान हो गया। और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा तो आपको सिर्फ इतना वाला ये फॉर्मेट बनना चाहिए डिफरेंशिएशन का, बाकी तो इसका आंसर इजीली ऑफ आ जाएगा। ठीक, तो आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अच्छे से टाइम दो इनको, और फिर से इनको अपने आप पहले ट्राई करो कि आप इसको खुद सॉल्व करो, और जब नहीं हो रहा है तो इसके सॉल्यूशंस को देखना आप स्टार्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।